आफ्टरनून एवरीवन। अब आवाज एकदम कम। हाँ भाई सेकंड ईयर, आप सभी स्टूडेंट्स के पास नया टाइम टेबल तो है ना, और सिलेबस है आपके पास? सिलेबस है? नया सिलेबस नहीं है? है ना? सुनिए, मुझे हाँ या ना में जवाब मिलना था, मिल चुका है। शांत रहें बाप। मैंने आप लोगों की क्लास में सेंड कर दिया है ऑलरेडी। अब आप लोगों का काम है कि आप अपने सिलेबस को पूरी क्लास में सर्कुलेट करेंगे, ठीक है? जिसको भी चाहिए सिलेबस ले सकते हो, ठीक है? और जहां तक है नेट पे आ चुका है, नेट पे देखिए आप लोग, ठीक है? आ चुका है, ठीक है ना? तो आप लोग देखिए जरा, आप लोगों के में आपसे जो पेपर स्टार्ट होगा दैट इज अ एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, राइट? अब क्वेश्चन के हाँ कंप्लीट हो गई ना ये? यहाँ फिर कंप्लीट तो आपने टॉपिक प्रोवाइड करना है इसमें। कौन सा छुड़वा दिया मैंने? पहला का सरल चुना करवा और टॉपिक में सिलेबस में। एक सेकंड, नर्वस सिस्टम है पहला का। क्योंकि मेरे पास जो पहले सिलेबस आया था उसमें आप लोगों के में वो टॉपिक नहीं थे। मैंने नया सिलेबस तुम लोगों को देखा ही नहीं है, मेरे सिलेबस में क्या है क्या नहीं, पर जो मेरे पास आया था सर ने सेंड किया था मुझे उसमें नहीं। अब सर के पास कहां से आया था, उन्होंने कहां से मैनेज किया था, मुझे नहीं मालूम, ठीक? बाकी मैं देखती हूँ अभी। कहाँ है बताओ जरा सिलेबस में, सिलेबस निकालो अपना। अरे सिलेबस निकालिए अपना मोबाइल में, उसमें मुझे बताइए जरा। नर्वस सिस्टम है ना बेटा, वो तो कंप्लीट करा दिया मैंने। हाँ हो चुका है, आपने नहीं पढ़ा होगा। अच्छा एक सेकंड, किस चीज का नर्वस सिस्टम, किस चीज का? यहाँ जो है जो टॉपिक उन्हें समझ में जा रहा है नर्वस सिस्टम में, तो सिलेबस में हाँ तो नर्वस सिस्टम तो कंप्लीट नहीं करवाया, करवाया है? किसने कह दिया नहीं करवाया? आप लोग नहीं लोगे, सर मेरा फॉल्ट थोड़ी है, ये लड़कियां तो लेते थे। फिर भाई बोलने से पहले तो समझ तो लिया करो, बात कर लिया करो क्लास में मोबाइल ही नहीं पर। लेकिन सच बताऊं तो देखो तुम लोगों का वो सच वाकई में जो सर ने मुझे सिलेबस सेंड किया था ना वो मैंने वाकई में कंप्लीट करवाया था। ये पुराना जो नया सिलेबस बस अभी आया 10 तारीख को शायद अपलोड किया गया है, तो जनवरी में ही, तो वो सिलेबस मैंने आप लोगों के पहले 2 बुक में देखे नहीं है, पर जो मेरे पास जो पहले सिलेबस था वही है, ऐसी चीज है। ये मैंने पहचाना भी तुम्हारे इसी से था कि इसमें कंपाउंड आई वो सब चीज हटा दी गई है, उसी से मैंने भी देखा था कि वाकई में पहले भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, ठीक है? तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए। बाकी अब आप लोग खुद से स्टडी कीजिए, ठीक है? चलिए हाँ भाई, तो अब आप लोग मुझे बता सकते हैं आज से जो आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा वो कौन सा पेपर है? कौन पेपर नंबर? भाई देखकर तो कोई भी बता देगा। गुड, अच्छा तो एक बात बताइए, पेपर फर्स्ट कौन सा है आप लोगों के में? आकर्षण, वेरी नाइस। पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी, ठीक? पेपर थर्ड कितने मार्क्स में आता है? और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड
पेपर फर्स्ट और सेकंड जो आते हैं बेटा जी वो आते हैं 33 मार्क्स में, 33 में, ठीक है। पेपर थर्ड जो है ये आएगा 34 मार्क्स में, ठीक है। वहीं 50 नंबर का आता है आपका प्रैक्टिकल। तो इसलिए जब आप लोग पूरा काउंट करते हैं टोटल जो आपका पेपर आएगा 150 में से आएगा, 150 में से, ठीक है। यही सब चीज आप लोगों का केमिस्ट्री वगैरह सब में यही अप्लाइड होता है ना। अच्छा, ठीक है ना। तो आज से जो आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा दैट इज द पेपर सेकंड। हमें सेकंड, ठीक है। तो आप लोगों के पास अब नया सिलेबस आ जाएगा। आप लोगों के सिलेबस में अब बहुत 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 कम सिलेबस रह गया है इसमें भी, ठीक है। आप लोग चाहे तो कंपेयर करना चाहें पहले सिलेबस से, अब नया वाला सिलेबस कंपेयर कीजिएगा, बहुत हद तक कम कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज अ पहली बात, अब किसी की आवाज ना आ जाए, मैं यहाँ बार बार नहीं टोकने बैठ रही, आप लोगों को पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है आप आ जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी खास बात, अगर आप लोगों को हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे बोलिए, लेकिन हल्ला ना चल जाने के लिए नहीं बोलना है आपको, ठीक है। आप लोगों को हालांकि बताए जाएंगे आपके हिंदी के टर्म्स, डोंट वरी, इतना पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों ने 2 बुक्स आफ्टर ऑल पढ़ी है मुझसे, ठीक है, समझ में आता था, ठीक। तो बस भाई इतने तो आप लोग वैसे भी सेकेंड ईयर तक आ चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं। एकदम तो आप नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं है ना कि फॉर एप्पल आप लोगों को बताया जाएगा कि एप्पल वन से, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रो अप कीजिए आप लोग। चलिए, तो पहला है आप लोगों का आज से पाचन तंत्र, ठीक है। तो आज हम लोग बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र में क्या किया जाता है? बिल्कुल सही बात है। इसमें पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पाचन का, ठीक है ना। पाचन होती है प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया में क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, जो हमारा फूड स्टफ होता है, जो हमारा भोजन होता है, उसमें जो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, इसमें सिंपल फॉर्म में, छोटे छोटे सिंपल फॉर्म जो होते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रक्रिया होती है जिसमें हम हमारे बड़े जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है पाचन, ठीक। तो क्लास जब हम लोग बात करें पाचन की, तो आप लोगों को पता होने चाहिए इनके प्रकार। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें इनके प्रकार के बारे में, तो जनरली पाचन के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रासेल्युलर एंड सेकंड इज इंट्रासेल्युलर को हम हिंदी में बोलते हैं अंतराकोशिकीय। अंतराकोशिकीय पाचन व बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि जो भी सामने शब्द लिखे हैं टर्म्स में ही सारी बात छिपी हुई होती है, अगर ध्यान से देखें।
सेल का प्लाज्मा में तो साइटोप्लाज्म होगा। बिल्कुल सी गलत नहीं, तो साइटोप्लाज्म सेल के बाहर होता है, सेल में वो तो सेल होता है। देखो नाम में ही है, टर्म्स में ही सब कुछ छिपा हुआ है इसका अर्थ। जब हम बात करें अंतराकोशिकीय पाचन की, तो ये एक ऐसा पाचन है जो कोशिका के अंदर होता हो, ठीक है। और अगर पाचन आपकी कोशिका के बाहर होता हो, ठीक है, जैसे हम लोग बात करें तो जो आपके उच्च कशेरुकी होते हैं या फिर आप कहें सभी कशेरुकियों में जनरली आपको बाह्य कोशिकीय पाचन देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम बात करें अगर अंतराकोशिकीय पाचन, जैसे भी बात की थी, तो अंतराकोशिकीय पाचन मतलब जब पाचन कोशिका के अंदर होता हो। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी, उसमें आपको दो पढ़ाए जाते हैं, दैट इज अ फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। पढ़े थे? क्या पढ़ा था आपने, मुझे कोई बताएगा? भाई पढ़े सबने, कोई बताएगा मुझे? फैगोसाइटोसिस में जो बड़े अणु रहते हैं, छोटे अणु में पाचन होता है, बिल्कुल सही बात, मतलब ठोस पदार्थों का पाचन होता है, ठीक है ना। पहली बात हम लोग करेंगे अंतराकोशिकीय पाचन की, ठीक है ना। तो जब हम बात करें अंतराकोशिकीय पाचन की क्लास, तो जो आपके निम्न अकशेरुकी होते हैं या फिर हमारे शरीर में उपस्थित लिम्फोसाइट जिस तरह से बैक्टीरिया का, जिस प्रकार से वायरस या किसी परजीवी का पाचन करती है, ठीक है, वो हमेशा सेल के अंदर होता है। तो उसमें हमने दो बात की थी अभी, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस प्रक्रिया के दौरान की जाती है। अंतर आप लोग जानते हैं, ये अंतर जनरली वाइवा में पूछा जाता है कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में अंतर कैसे करेंगे आप। तो जब लोग बात कर रहे हैं पाचन की, तो ऑब्वियसली सी बात है कि सेल के अंदर भी तो कुछ ऐसे वोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, रिक्तिकाएं मौजूद होंगी, जिनमें क्या मौजूद होगा? पाचक रस, ठीक है। और कौन सा होता है? लाइसोसोम, है ना, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? आपके पाचक रस उपस्थित होते हैं। जब वो अगर हम बात करें फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया की, तो फैगोसाइटोसिस में उस वैक्यूल के साथ, उस पदार्थ के साथ, भोज्य पदार्थ के साथ जुड़कर क्या बनाता था? फैगोसोम। याद आया? फैगोसोम का निर्माण करता था। वहीं अगर हम बात करें पिनोसाइटोसिस की, तब बनाता था पिनोसोम, ठीक है। वहां पर फिर बाद में क्या होता था? भोज्य पदार्थ का पाचन होता था, अपाच्य भोजन को बाहर निकाल दिया जाता था, एक्सक्रीट कर दिया जाता था, राइट। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती थी वो हमेशा सेल के अंदर होती थी, है ना। तो इसीलिए इस प्रकार का जो पाचन होता है वो होता है अंतराकोशिकीय पाचन। कोई परेशानी? लेकिन जब हम लोग बात करें अपने कशेरुकियों के बारे में या फिर उच्च अकशेरुकियों के बारे में, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, बताएं जरा, डिफरेंस कोई बता सकता है मुझे कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच में? प्रेजेंस ऑफ किसमें होती है? कशेरुकियों में होती है। वेरी नाइस। ये क्वेश्चन कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है। आप मुझे वर्टिब्रेट्स में, मतलब क्वाड्रेटा, ठीक है, क्वाड्रेटा के आप मुझे लक्षण बता सकते हैं? आप किसी भी जंतु को आप क्वाड्रेटा में रख रहे हैं, तो किसी न किसी की वजह से तो रख रहे होंगे ना। जैसे अगर हम बात करें पॉरीफेरा की, ठीक है, तो पॉरीफेरा में क्यों रखते हैं? उसमें ऑस्टियम प्रेजेंट होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं, है ना, तो उसको इसमें रखते हैं, पोरस की वजह से पॉरीफेरा में रखते हैं। तो ऐसा क्या होता है जंतुओं में कि उनको हम सीधे क्वाड्रेटा में रख देते हैं? ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम ऐसा करते हैं? जब हम बात करें ना कशेरुकियों के, उसके बारे में, मतलब क्वाड्रेटा में आपके लक्षणों के बारे में बात की जाती है, तो सिर्फ 3 ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम किसी भी जंतु को किसमें रखते हैं? कशेरुकियों में। पहला होता है नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, ठीक है। दूसरा होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होगा। तीसरा होता है फेरेंजियल गिल स्लिट, मतलब इसमें उपस्थित होती है क्लोम दरारें। और ये क्लोम दरारें हैं, दो आपको नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड बताए हैं ना, ये उस जंतु की किसी न किसी अवस्था में जरूर मौजूद होगा, चाहे वो उसकी लार्वा अवस्था ही क्यों ना हो,
ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करें तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ नोटोकॉर्ड उनकी लार्वावस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वयस्क बनते जाते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो विलुप्त होती जाती है ना। लेकिन वो भी क्वाड्रेटा में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो लार्वावस्था में था उस दौरान उसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित थी। समझ में आया? तो जब भी कोई आपसे पूछता है कशेरुकियों के आप लक्षण बताइए, तो आपको 3 लक्षण टिप पर रखने हैं अपने। एक नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल कैसलेट, क्लोम दरारें। ठीक है, यही वो 3 लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उनके जंतु को क्वाड्रेटा कहते हैं। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं। तो क्लास अब उन्हीं की अब हम बात करें तो ये जो आपके उच्च अकशेरुकी व सभी कशेरुकियों में जो पाचन पाया जाता है वो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के बाहर होता है। ये इसको हम बोलते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये बाह्य कोशिकीय पाचन की जब बात करें तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र, जिसके अंतर्गत क्या होगा? सभी में पाचन होगा। ठीक, कोई परेशानी याद है किसी भी स्टूडेंट को? समझ में आया ना? गुड। नोट डाउन तो करना नहीं होगा शायद। गुड। तो क्लास जब बात की जाए आपके पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है, तो ये पाचन तंत्र जनरली हम इसको डिवाइड करते हैं 2 भागों। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसे हम? 2 भागों में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल। आहार नाल इसके द्वारा हमारा आहार जो भी हम खाते हैं वो जाता है ना, बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा होता है आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स, मतलब आपकी सहायक ग्रंथियां, है ना। तो हालांकि ये सब चीजें हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते हैं, 6 7 से अगर ये सब चीजें तो डायरेक्शन तो है ना। तो चलिए बताइए आहार नाल में कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर खत्म होती है? हाँ, वेरी गुड। आहार नाल आपके मुंह से शुरू होकर गुदा पर जाकर खत्म हो जाती है। ठीक, अब आप मुझे पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता सकते हैं? आहार नाल किस तरीके से आपका स्टार्ट होता है, बता सकते हैं? बताइए। धीरे धीरे बता रहे हैं, थोड़ा तेज हो दीजिए। जानते सभी हैं, जानते सब हैं, बस हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं यार। मेरे सामने नहीं कर पाओगे, एग्जामिनर के सामने क्या काम करोगे? बताइए। सबसे पहले जो आता है वो होता है आपका माउथ। ठीक, नेक्स्ट नहीं, बक्कल कैविटी, जिसे हम बोलते हैं मुख गुहा। मैं इसे इंग्लिश में भी लिख दूं, माउथ, बक्कल कैविटी, नेक्स्ट फेरिंग्स। अच्छा, अभी यही रुकते हैं थोड़ी देर। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें आपके, अगर आप अपनी बुक्स में भी स्टडी करते हैं तो किसी किसी बुक में आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, दैट इज अ बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये एक ही टर्म होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। पर एक्चुअली बक्कोफेरेंजियल कैविटी का मतलब होता है जहां आपकी बक्कल कैविटी, मतलब मुख गुहा और ग्रसनी दोनों उपस्थित हो, जब, है ना, आप मतलब इस तरह से उपस्थित हो किसी भी जंतु में कि जहां पर आप उनमें अंतर ना कर पाए कि ग्रसनी कहां पर स्टार्ट हो रही है और आपकी बक्कल कैविटी कहां खत्म हो रही है। जब एक साथ होती है कुछ चीजें तो हम उसको एक ही टर्म दे देते हैं, है ना, एक ही नाम देते हैं जो होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। और इसे हिंदी में मुख ग्रसनीय गुहिका बोलते हैं इसको। मुख ग्रसनीय गुहिका, मतलब इसमें आपका मुख भी आ जाए, बक्कल कैविटी भी आ जाए और फेरिंक्स भी आ जाए, ग्रसनी भी आ जाए। समझ में आया? लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ मैंने दोनों ही टर्म अलग अलग लिखे हुए, बक्कल कैविटी भी लिखा है, फेरिंक्स भी लिखा है। ठीक, चलिए फेरिंक्स के बाद आता है आप लोगों का
Esophagus, very nice. Rasika. Esophagus. Next. हाँ, जो भी बोलना चाहो बोलो। क्या उपस्थित होगा भाई? इसोफेगस कहाँ जाकर खुलता है? पढ़ते सब है। आमाशय। कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलिए। स्टमक में, राइट? स्टमक में खुलता है, यहाँ तक सब जानते हैं। फिर स्टमक किसमें खुलेगी आपकी? चलो उसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ठीक है ना? बताएं जरा, आमाशय किसमें खुलता है? वही चीज पूछी जाएगी जो आप लोगों को पता है। हाँ? इसके आगे नहीं पता? बिल्कुल सही बात। अगर हम बात करें, आंत दो प्रकार की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक? आंत खुलती है आगे जाकर किसमें? ठीक है ना? आप चाहे इसको एनस लिखिए, रेक्टम लिखिए, मलाशय लिखिए, आप पर डिपेंड करता है। हमने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है? तो क्लास देखिए, जब हम लोग बात करें, आप लोग नोट डाउन करना है, एनस या फिर रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में मलाशय बोलते हैं, ठीक है? चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। फिर एक खास बात और बताते हैं इसके बारे में हम लोग। लिख लिया सभी ने? गुड। देखिए, किसी किसी बुक में आपको एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री आहार नाल यही होती है, लेकिन किसी किसी में आपको ड्यूडेनम भी देखने को मिलेगी। ड्यूडेनम कहाँ उपस्थित होती है? हाँ जी, हाँ, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, छोटी आंत का ही पार्ट होता है, और उपस्थित कहाँ होती है? नहीं, अगर इसकी उपस्थिति प्रेजेंस के बारे में बात करें ना हम, तो ये हमेशा आमाशय से निकलती है, यू आकार की होती है। जैसे अगर आप बात करें तो देखिए, ये होता है आमाशय, ठीक है? अब आमाशय जो है वो यहाँ पर आके फिनिश हो जाता है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, डायग्राम पूरा बना देते हैं, है ना? तो ये यू आकार की होती है, ये रही आपकी ड्यूडेनम, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी आंत, छोटी आंत, ठीक है ना? इसीलिए कहा गया है छोटी आंत का ही पार्ट होता है, ठीक है? तो ड्यूडेनम जो है वो आमाशय और छोटी आंत के बीच में उपस्थित होगी, ठीक? तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा याद रखने वाली है, सिर्फ कर देते चलिए क्लास। अब हम लोग बात करें अगर सहायक ग्रंथियों के बारे में, कौन सी होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय और लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में। देखिए, फर्स्ट इज लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट यकृत, लिवर, पेनक्रियास, ठीक है? तो यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे आपकी पाचक ग्रंथियों के बारे में, तो पाचक ग्रंथियां होती है 3, लार ग्रंथि, यकृत व अग्नाशय, ठीक? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास, ठीक है? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप लोग, जो हम लोग 6th-7th क्लास में एक इंसान का डायग्राम बनाते थे पूरी एलिमेंट्री कैनाल दिखाने के लिए, बनाने की जरूरत है क्या?
जानते सब हो, ये उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो एक लीनियर डायग्राम में बता दिया गया है। नोट डाउन किया कीजिए इसको। तो चलिए आज से हम लोग बात करेंगे अपनी आहार नाल के बारे में। ठीक, तो देखिए क्लास, सबसे पहले हमने जो इसमें लिखवाया था आहार नाल में, फर्स्ट था आपका मुख। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें आपके मुंह के बारे में, हम मुख, हाँ, तो हमारा जो मुंह होता है हमेशा दो कोष्ठों के द्वारा घिरा हुआ रहता है, अपर लिप और लोअर लिप के द्वारा। इसके अंदर ये आगे की तरफ किसमें मिलेगा आपका बक्कल कैविटी में, मतलब मुख गुहा में। बात की जाए आपकी मुख गुहा के बारे में, तो इस मुख गुहा में क्या उपस्थित होता है? एक तो टीथ, दांत और कुछ एंजाइम्स। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें तो टीथ जो है, ठीक है, हमने कुछ भी खाना खाया, कोई फूड स्टफ है आपके मुंह में, ठीक है, उस पर खाने पर भोज्य पदार्थ पर जो टीथ होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या काम करते हैं आपके? यांत्रिक प्रोसेस करेंगे, यांत्रिक प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, और यांत्रिक प्रक्रिया के दौरान उसको मैस्टिकेशन प्रोसेस होगी, मतलब उसको चबाएंगे। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, खाना सब खाते हैं, सबको पता है दांत हमारा क्या काम करते हैं। ठीक है, जब हम बात करें आपकी एंजाइम्स के बारे में, ठीक है, तो एंजाइम जो होता है वो उस भोज्य पदार्थ पर रासायनिक क्रिया करेगा। याद रखिएगा, जो दांत होते हैं वो यांत्रिक क्रिया करते हैं और एंजाइम्स होते हैं वो रासायनिक क्रिया करते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रिया करेंगे। रासायनिक क्रिया के लिए अभी एंजाइम है, तो इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? जाहिर सी बात है, हम लोग इसमें बात करने वाले हैं लार के बारे में। जो हमारे लार ग्रंथि होती है ना, उसके द्वारा स्थापित होने वाले लार के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले बनाइए। अब हम लोग अगर बात करें लार ग्रंथियों के बारे में, बात चली है जब, तो एक बात बताइए, ह्यूमंस में, मनुष्यों में कितने पेयर लार ग्रंथि उपस्थित होती है? कितनी होती है लार ग्रंथि? कुछ भी बताइए, मर्जी आपकी है। तीन। तीन क्या है, जोड़े हैं तीन या वो है सिर्फ तीन? दो जोड़े होते हैं और एक वैसी होती है अनपेयर, है ना, अयुग्मित, ऐसे गलत। जब हम लोग आज बात करें ना, अगर ह्यूमंस की हम लोग बात करें, इंसानों की बात करें, तो हम लोगों में लार ग्रंथि जो होती है, चलो, लार ग्रंथि जो है मेंस में, ह्यूमंस में, ठीक है, उपस्थित होती है तीन जोड़ी। ठीक है, तीन जोड़ी, टोटल हो गई 6। ठीक है ना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 3 जोड़ी उपस्थित होती है लार ग्रंथि की बात। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के बारे में बात नहीं करनी है। आप लोगों का टॉपिक है पूरा स्तनधारियों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करें तो सभी स्तनधारियों की अगर हम बात करें तो उसमें जनरली लार ग्रंथि जो होती है वो 4 जोड़ी उपस्थित होती है। ठीक है ना, अगर हम सभी की बात करें तो उसमें कितनी होती है टोटल? 4 जोड़ी। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती है।
Second year, why are you so laughing? चलो ठीक है, तुम लोग नहीं बनाया जाए, तुम लोग सिर्फ थ्योरी सुनो, कथा सुनाओ और बस छापेंगे। ये चीज बनाइए आप। फेस बनाइए, आपको सिर्फ इनकी पोजीशन पता होना चाहिए, सिर्फ पोजीशन। और सबसे बड़ी बात, जब आपको पढ़ाया जाएगा ना, उसके बाद आप सोचना कि आपको डायरेक्ट अगर समझ में आना चाहिए या फिर आपको जो पढ़ाया जाता है वो चाहिए। आपको इसमें
से रट जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स के पास बुक्स है क्या अपनी अपनी? नहीं है ना? हो गया, ठीक है। हो गया, देखिए क्लास, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आपके किसके बारे में, लाल रंग के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम बात करें, यहाँ पर डायग्राम जो बनाया हुआ है एक मनुष्य का, ठीक है। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो मनुष्यों में कितने जोड़ी थे, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां उपस्थित थी, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक तरफ से दिखाया गया है, ठीक है। तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि 3 ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में पैरोटिड का बनाया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि जो है वो कहाँ उपस्थित होती है, आपके बाह्य कंठ के नीचे या बाह्य कंठ के नीचे। बाह्य कंठ को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या होता है, कर्ण पल्लव, वेरी गुड, यानी कि पिन्ना बोलते हैं, है ना, पिन्ना हम हिंदी में पिन्ना ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो कर्ण पल्लव जो होते हैं एक्सटर्नल ईयर होती है, इसके नीचे की तरफ यहाँ उपस्थित होती है, ठीक है। कौन सी, सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड, ठीक। दूसरी खास बात, इसमें से एक डक्ट निकलती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डक्ट ऑफ स्टेनसन, समझ में आया। इस डक्ट ऑफ स्टेनसन के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और लगा रहता है, किसका, पैरोटिड ग्लैंड का, इसीलिए लिखा गया है एक्सेसरी पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ सहायक पार्ट होता है, सहायक भाग होता है, किसका, आपकी पैरोटिड ग्लैंड का। आप जानते हैं पैरोटिड ग्लैंड का काम क्या है, लार का स्त्रावन करना। तो ये जो ग्रंथि है ना, ये जो पार्ट है, ये भी क्या काम करेगा, लार का ही स्त्रावन करेगा। और ये छोटा सा पार्ट किसके साथ लगा हुआ है, आपका डक्ट ऑफ स्टेनसन के साथ, समझ में आया। और इसे हिंदी में भी स्टेनसन नलिका बोलते हैं, ठीक है। वही जब हम लोग बात करें आपके नेक्स्ट, दैट इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये थी आपकी पहली ग्रंथि, ये है आपकी दूसरी लाल ग्रंथि, दैट इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में बात की जाए तो ये उपस्थित होती है जो आपका लोअर जो होता है ना, लोअर जो मतलब ये नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, इसके पीछे वाले भाग में उपस्थित, दोनों तरफ होगी, पेयर में है ना, दिखाया एक गया है पर उपस्थित दोनों तरफ होती है, कोई परेशानी नहीं। इससे भी एक आपकी डक्ट निकलती है, जिसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बॉटन, डक्ट ऑफ बॉटन मतलब बॉटन नलिका, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। जब हम लोग बात करें अपने तीसरे लार ग्रंथि के बारे में, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, पहली बार जब हम बात करें सबलिंगुअल, लिंगुअल टंग जब भी आए, लिंगुअल का मतलब हो जाता है जीभ, ठीक है,
तो सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ उपस्थित होगी? हमारी जीभ के दोनों तरफ, यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं ना, थोड़ी देर मुंह खोलकर रखेंगे ना, अपने आप सलाइवा बाहर आ जाएगा ठीक है, तो वो कहाँ से होगा आपका? सबलिंगुअल ग्लैंड से होगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब इनका हिंदी रूपांतरण लिखना चाहते हैं ना आप सभी? वेरी गुड, लिखिए जरा। पैरोटिड ग्लैंड को सबमेंटल ग्लैंड है, इसको नहीं को बोलते हैं, यही ठीक है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, आप लोग खुद ही लिखिएगा। जब बात करें आपकी पैरोटिड ग्लैंड को, उसे लिखिए उपकर्ण ग्रंथि। उपकर्ण ग्रंथि, क्योंकि ये कर्ण के हमारे एक्सटर्नल ईयर के नीचे की तरफ उपस्थित होती है ना, दैट इज द उपकर्ण ग्रंथि। नेक्स्ट, सबमैंडिबुलर, इसे बोलते हैं अधः मैंडिबलिया ग्रंथि। लिखो, अधः मैंडिबलिया ग्रंथि। नेक्स्ट है सब माने होता है अधः, ठीक है, तो सब लिंगुअल को लिखिएगा आप अधः जिह्वा ग्रंथि। अब यहाँ तक तो क्लास बात रही आपकी 3 ग्रंथियों के बारे में, मतलब अब तक हमने बात की है मनुष्यों के बारे में, ठीक है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, इनमें कितनी होती है? 4 जोड़ी। तो चौथी जोड़ी जो होती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम अधः नेत्र कोटर ग्रंथि। लिख लीजिए आपको, यहाँ लिखिए अधः नेत्र कोटर ग्रंथि, ऑर्बिटल ग्लैंड, ठीक है। अब समझिएगा, नाम में छिपा हुआ है सब। तो देखिए, जब हम बात करें अधः नेत्र कोटर, कहाँ उपस्थित होगी? हमारे नेत्र कोटर के नीचे की तरफ, लेकिन मनुष्यों में उपस्थित नहीं होती, खास बात है, ठीक है। ये आप लोगों के में कभी ना कभी पूछा जाएगा अगर आप लोग हाई सीरीज करते हैं ना, क्योंकि बहुत बहुत जनरल क्वेश्चन होता है। सबको पता है, पाचन तंत्र बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजों को हम मिस कर देते हैं, क्योंकि जो चीज टफ होती है ना, बच्चे उसको जनरली छोड़ के चलना ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी नाम कौन याद करे? पैरोटिड ग्लैंड, इंफ्रा, बात छोड़ो, जो गलत होता है वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि वो चौथी ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है, ठीक है, उपस्थित होती है, दैट इज द रॉन्ग ग्रंथि। हाँ, गलत है। बताइए, अगर वो उपस्थित होती मैं ड्रॉ नहीं करती, क्योंकि मैंने भी जब तुम्हारी बुक पढ़ी थी ना, मुझे भी लगा था कि ना ये गलत है, मैंने गूगल पर सर्च मारा, नहीं था उसमें, इसलिए आपको जो बताया जाएगा वो सही बताया जाएगा, बातें विशेष होगी, ठीक है। चलिए, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इंफ्राऑर्बिटल आपके जो और होते हैं ना, मोल वगैरह, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, बना लिया ना? क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को ना? क्लियर हो गया? गुड। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम। अच्छा, मुझे कोई चीज बता सकता है? यहाँ तक तो बात की आपकी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, लाल ग्रंथि, स्रावन तो हो गया, इन ग्रंथियों के द्वारा हो गया स्रावन, पर स्रावन हुआ क्यों? क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, स्रावन हुआ क्यों? भोजन को रसा बनाने के लिए, है ना, पहला इसका काम होता है। दूसरा काम, सही बात है, ये लाइसोजन का क्या करता है? स्रावन करता है, इसमें लाइसोजन पाया जाता है, विशेष एंजाइम है इसमें, ठीक है, जो क्या काम करता है? जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु होते हैं, आप लोगों ने जीवाणु का स्ट्रक्चर संरचना सबने पढ़ी है, ठीक है, उस पर क्या उपस्थित होता है? सेल वॉल उपस्थित होती है ना, तो ये सेल वॉल जो है उसको नाश करता है आपका लाइसोजन, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इसका दूसरा काम अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि अगर पाचन पढ़ रहे हैं तो आपका पाचन जो है किसी भोज्य पदार्थ का कहाँ से शुरू हो जाता है? आपका बक्कल गैंड से स्टार्ट होता है, और स्टार्ट
स्टार्ट भी किसके थ्रू होता है, सलाइवा की वजह से, लार की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें तो आपका कोई भी फूड स्टफ है, कोई भी हो सकता है भोज्य पदार्थ आपका, ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड से पहले उसको किसमें बदल देता है, डाइसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड मतलब स्टार्च नाम देते हैं, ठीक है। ये स्टार्च को सबसे पहले किसमें बदलता है, डाइसैकेराइड मतलब माल्टोज। माल्टोज जो होता है ये डाइसैकेराइड होता है। उसके बाद ये डाइसैकेराइड है, लेकिन जब हम लोग पाचन की क्लास बात करते हैं ना, तो पाचन हमेशा सिंपल फॉर्म में तोड़े जाते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड। तो अब ये माल्टोज जो है, ठीक है, इस पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है माल्टेज। जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, सब पढ़े हुए हैं। माल्टेज एंजाइम, ठीक है, और इसको किसमें तोड़ देता है, मोनोसैकेराइड में। ठीक है, और मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज। ये तो हो गया आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक। मुझे कोई बता सकता है अब इस ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज, अब ग्लूकोज को थोड़ी ना हमारे सब इंटेस्टाइन वगैरह ब्लॉक करते हैं, क्या होता है, नहीं ग्लूकोज बन गया, ठीक है, ग्लूकोज तो बन गया, पर इस ग्लूकोज का फिर क्या किया, स्टार्च है, हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस ग्लूकोज का क्या किया, बुक में नहीं मिलेगा, डोंट वरी। बिल्कुल सही बात। देखिए पहली बात, ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। दूसरी खास बात, ये जो ऑक्सीजन आपके इसमें नहीं है, बुक में नहीं है, आपको अलग से बताया जाएगा, सेक्शन सी में है शायद आपके सिलेबस में। अब दोबारा हम दोबारा बात करेंगे इसके बारे में, आप पता है भूल तक जाओगे दोबारा। पहले कुछ ग्लूकोज जो है ना यहाँ पे आपका जो बना है, ठीक है, ये फिर जाता है आपकी एक साइकिल में, चक्र में, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। जानते हैं ग्लाइकोलिसिस तो सब जानते हैं, चलिए। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस से क्या बन जाता है, जी नहीं, ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा ये था ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के बाद आपके पास कौन सा उत्पाद आता है, ठीक है ना, वो भी पायरुवेट एसिड के 2 अणु आते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल। अब रुकिए जरा, अब पायरुवेट एसिड बन जाती है, सबको पता है, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों में अगर एनर्जी आती है तो आती कैसे, हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पाचन का मतलब सिर्फ ग्लूकोज तक नहीं होता है, हमें एनर्जी देने तक, हम क्यों कुछ खाते हैं, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए खाते हैं, ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी, ग्लूकोज तक तो नहीं मिली, कम से कम ग्लूकोज तक तो हमें ऊर्जा नहीं मिली अभी, ग्लूकोज हमें ऊर्जा किससे मिलती है, एटीपी से, ठीक, जब तक एटीपी नहीं बनेंगे आपके, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, राइट। तो आप बताइए फिर उसके बाद में, अब आपके पास में 2 कंडीशन होगी, या तो आपकी कंडीशन कैसी होगी, वायु भी है या फिर अवायु है, ठीक है, वायु भी है जैसे हम लोग कोई ऑक्सीजन की यूज करते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस चक्र में कहीं पर भी आपने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी जाती है ना, कहीं भी यूज नहीं किया था, लेकिन जब हम बात करें आपके बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में, ठीक है, तब फिर वहां पर क्या बनते हैं आपके, एटीपी तो बन जाएंगे टोटल, पर लास्ट उत्पाद जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, जानते हैं ना आपको। चलिए एटीपी से याद आया, ऊर्जा से याद आया, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं एक ग्लूकोज के रूप में, हाँ टोटल पूछ रही हूँ, एक ग्लूकोज अणु से हमारे कितना एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, नहीं, जब हम बात करेंगे ना क्लास पूरे इसके बारे में, मतलब ग्लाइकोलिसिस भी हो गया, हमारे क्रेब्स साइकिल भी हो गया, तो इसमें टोटल अणु बनते हैं हमारे पास 38,
ठीक है। 38 ATP। अब इनमें खास बात रहती है, नहीं बन सकते। रीजन है, आप लोग आपस में ही पूछ लीजिए चाहे तो, क्या मुझसे पूछ रहे हैं? एक ही चीज करो ना। देखो, जब हम बात करें आपकी ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस में हमेशा 8 अणु बनते हैं, है ना। बाकी के जो बनेंगे ना, वो बन जाते हैं स्क्वायर साइकिल, क्योंकि देखना आपको ने फर्स्ट में आगे पढ़ा हुआ है, जैसे डिवीजन की जरूरत है आपको। ग्लाइकोलिसिस में 8 बने थे, पायरुवेट अम्ल के 2 अणु थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं तो 2 अणु टोटल बनते हैं इसमें 15। सिर्फ क्रेब्स साइकिल में बनेंगे 12। लेकिन जब हम पूरी क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं ना, जहां पर आके पायरुवेट एसिड का भी क्या हो जाता है, बिल्कुल, है ना, तो उसमें बनते हैं 15। तो 15 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 15 दूनी 30, 30 और 8 38। ठीक है। अब किस तरह से बनेंगे जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो बात करेंगे। यहाँ तक आपको बताना थोड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है। हम लोग को क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।